और दंगों की दूसरी बरसी पर इंसाफ को लेकर के लगातार आवाज़ बुलंद करती आ रही एमन रिजवी सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त मेरे साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जुड़ रही हैं। एमन, हिंदुस्तान लाइव पर स्वागत है। शुक्रिया फरहान। ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज आप भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और जो दिल्ली दंगे के पीड़ित हैं बहुत सारे, वो भी यहाँ हैं। आज उनका दर्द किस तरह झलकता है कि जब आप उनसे बात करती हैं, और जो वो एक नाउम्मीदी सी उनमें जाहिर हो रही है, वो क्यों? फरहान, मैं भी कहीं ना कहीं इस पार्ट का हिस्सा रही हूँ। बेशक दिल्ली दंगों को हमने भी जाकर देखा और हम भी एनआरसी में बढ़ चढ़कर हमने भी इसको सपोर्ट करा। तो जिस तरह आप देखिए कि दंगे की जो असली पीड़ित थे उनको तो इन्होंने पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया, और जो भड़काने वाले थे, चाहे कपिल मिश्रा हुआ, चाहे नागनी तिवारी हुए, जब वो हुए जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टम इस तरह अंधा कैसे हो सकता है, इस तरह बहरा कैसे हो सकता है कि आप उन्हीं को पकड़ लेंगे जिनके घर उजड़े, आप उन्हीं को पकड़ लेंगे जिनके घरों से नौजवान उठे, आप उन्हीं को पकड़ लेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करा, और उसके बाद 2 साल होने के बावजूद कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। लेकिन ये कि संविधान पे यकीन है हम लोगों को, और हमें पता है कि जब हम हक के रास्ते पर चलते हैं, जब हम सीधे रास्ते पर चलते हैं, तो बेशक जो डगर होती है मुश्किल होती है, लेकिन आसान होती है जब सीधे रास्ते पे जाया जाता है। और आप देखिए हमेशा मुसलमानों के साथ ऐसा हो, चाहे टाडा लगाओ, चाहे बाडा लगाओ, चाहे यूपी लगाओ, हमेशा 10 साल हो चाहे 20 साल बाद हो, कानून क्या कहता है, अदालत क्या कहती है, आपको बाइज्जत बरी करा जाता है। तो दिल्ली दंगों में भी आप यही देखिए कि यही होना है। जितने भी इन लोगों ने पकड़ा है और एक फर्जी कहानियां बना के, फर्जी नाविल बना के इन्होंने टुच्चे नाविल बनाए, आप देखिएगा कि वहाँ पर भी ऐसे ही होगा। दिल्ली पुलिस ने जो एक तरह का गलत रोल पे लेकर आई, सारा का सारा जो यहाँ पर एक तरह से मुजरिम नजर आती है, अपनी वर्दी के साथ नाइंसाफी करती नजर आती है, वो दिल्ली पुलिस नजर आती है। दिल्ली पुलिस ने जो पूरे फर्रे छापे हैं कई लाख पेज के, और जिस तरह उन्होंने एक खास कम्युनिटी को टारगेट करा। खुश करिए कि पागल भी अपने पत्थर नहीं मारता, पागल दूसरों को पत्थर मारता है। तो फिर कैसे मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, कैसे मुसलमान अपने भाइयों को मार सकते हैं, कैसे मुसलमान दिल्ली के माहौल को खराब कर सकते हैं। यानी तमाम का तमाम लुटा पिटा मरा मुसलमान, और जेलों में भी मुसलमान भर दिया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की भी जवाबदेही है कि उसको भी आगे आना चाहिए। सिर्फ एक बात है कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, तो पुलिस आपके हाथ में नहीं, बाकी चीजें तो आपके हाथ में। अगर आप दिल्ली की सरकार चला रहे हैं तो ऐसे तो हवा में चला नहीं रहे होंगे, तो आपको भी आना चाहिए। आपको उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो बेगुनाह जेलों में बंद है। सलमान भर के केजरीवाल को वोट दिए थे। इवन आप यकीन करिए एनआरसी में रोजे रखे थे औरतों ने कि केजरीवाल साहब जीत जाएं। शाहीन बाग की औरतों ने 7 दिन पहले से रोजे रखने शुरू कर दिए थे कि इस बार फिर आप पार्टी आ जाए, और रिजल्ट के तौर पर उन्हें क्या मिला था? गिफ्ट के तौर पर केजरीवाल ने कहा था पानी फ्री, बिजली फ्री, जाओ इस बार मुसलमानों का खून भी फ्री। फौरन दिल्ली दंगे शुरू हो गए थे, तो हजारों मुसलमान मारा गया, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी गई। चलिए, प्रॉपर्टी इंसान कहीं ना कहीं पैदा कर लेता है, लेकिन फरहान जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, जिनके लाल बंद है, जिनके सुहाग बंद है, जिनके बाप बंद है, वो कहां से आएंगे? हजारों की तादाद में बंद है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। संविधान अगर वाकई चलता है तो दिल्ली को भी संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए, और खासकर यहाँ की जो सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है, उसको सपोर्ट करना चाहिए उन नौजवानों को जो जेल में बंद है। मतलब असंवैधानिक तरीके से चल रहा है टोटल का टोटल। खुले तौर पर आप सवालिया निशान लगा रही हैं। लाठी उसकी भैंस, मैं तो बिल्कुल सवाल ही ठोक बजा कर कह रही हूँ। आप देखिए नागनी तिवारी कैसे गई थी, मुल्लाओं को मारो, मुल्लाओं के लट घुसाओ, ये करे। और वो आपको पता होगा कमीन मिश्रा उर्फ कपिल मिश्रा, वो कैसा हरामीपन दिखा रहा था, उसको पकड़ा, उसको तो मोदी जी ने गोद में मिला के लल्ला बना के झुला रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी कम्युनिटी है तो आप उसको झूले झुलाएंगे, और दूसरी कम्युनिटी आप उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। तो ये 80-20 वाला जो रेशियो है, ये जो खेल है, वो नहीं खेला जाना चाहिए। अपना एक ही, अगर आप चिकन खा रहे हैं तो आप 6 महीने तक 8 महीने तक चिकन नहीं खा सकते, आपको नई वैरायटी चाहिए होती है। तो कब तक ये गाय गोबर मंदिर मस्जिद तीर त्रिशूल तलवार करते रहेंगे? अब ये नारियों पे हमला करेंगे, जो भारत माता की जय का ये फर्जी नारा देते हैं ना, अब उसी महिलाओं के हिजाब को नोचेंगे, उसकी इज्जत को तार करेंगे। ये कहते हैं कि महिलाएं इनको फ्री में मिलनी चाहिए, इनको चाहिए कि औरतें जो हैं वो बिकनी और बिरा में फिरे, ताकि ये नजरों की ज़कात वसूलते रहें। आपको इतना आसान लगता है ये तमाम चीजें जिस तरह से आप बात कर रही हैं और बता रही हैं, चाहे वो दंगों से जुड़े हुए मामले के ऊपर लोगों को ना मिलने वाला इंसाफ हो, या फिर हिजाब को लेकर की बात आती हो सामने, ये सब इतना आसान लगता है? सबसे आसान चुग्गा मुसलमान है भारत में, बस इसको उठाओ, यूएपीए लगा दो, इनको उठाओ, इनको गोली मार दो, इनको उठाओ, इनको कुछ भी बना दो, आतंकवादी बना दो, देशद्रोही बना दो। अब इन्होंने देखे बेगैरतों की बटालियन ने औरतों की असमत पे हाथ डाल दिया कि हम जी आपको दुपट्टा नहीं ओढ़ने देंगे। दुपट्टा क्या होता है? इज्जत होती है। यानी हम औरतों की इज्जत खुद साबित कर रही है पार्टी के, हाँ हम बलात्कारी पार्टी हैं और हम अब औरतों की इज्जतें लूटेंगे, उनके सरों से दुपट्टा नोचेंगे। यही लड़ाई है फरहान, ज्यादा कोई लड़ाई नहीं है। तो
घूंघट पकड़ी हिजाब लगता है उतर जाएगा? नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। मैंने कहा ना कि चुग्गे ले लेकर आते हैं, खाली भारत में मुद्दों से भटकाकर घपड़ घोट कर लेते हैं कि दुनिया लग जाएगी, भारत लग जाएगा। हिजाब की तरफ अंदर पता नहीं कौन सा घपड़ घोट कर लेंगे, कौन सी चीज बेच के खा जाएंगे। जहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए था यूक्रेन में, वहाँ मर रहे हैं, वहाँ पर इनके दिमाग नहीं लगेंगे। स्टूडेंट को लेकर आ गए, अबे जलीलो तुम तो छड़े हो, तुम तो सारे के सारे लंडू है, तुम्हारा तो कोई औलाद नहीं है। पब्लिक को पता चल गया है कि ये जो है सारे बेगैरतों की जमात है, सारे के सारे छड़े न ये औलाद वाले, इनका ख्वाब अधूरा, शादी अधूरी, शिक्षा अधूरी, विकास अधूरा, लेकिन फेंकता पूरा पूरा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया है मनरीज भी आपका। आज लोग कहते हैं जो यूएपीए में बंद हैं, जिन पर एनएसए लगी हुई है और जो अलग अलग केसेस में दंगे भड़काने को लेकर, दिल्ली में आग लगाने को लेकर आज बंद हैं। दुकानें जली, मकान जले, इंसान ही नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ और क्या कुछ हुआ था वो सारी दुनिया ने देखा, पूरे आलम ने देखा। लेकिन आज भी लोगों को इंतज़ार है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, उम्मीद जाहिर करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोर्ट में मामला चल रहा था, जब यूएपीए का, एनआरसी का, जब सीएए का दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद फिर दंगे हुए और वो लोग जब जेल रसीद किए गए, तो आज चाहे 11 महीने बाद सही, चाहे 14 महीने बाद सही, लगभग 2 साल बाद ही सही, लोगों को इंसाफ मिल तो रहा है। जस्टिस डिलेड इज़ नॉट जस्टिस डिनाइड, ये एक कहावत कही जाती है जो साबित भी हो रही है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उम्मीद है, उनके अपने घर वालों को उम्मीद है कि अदालतों से उनको दिल्ली दंगों के मामले में इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस ने जो लाखों पन्नों की चार्जशीट दायर की हुई है अदालतों में, उस पर क्या अदालत संज्ञान लेती हैं और उन चार्जशीट्स के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, जिसके अंदर कोर्ट पाती है कि ये गलत या संविधान के या एविडेंसेस के अभाव में लिखा हुआ है। आप लोग हमारे और सीएए, एनपीआर, एनआरसी के मामले में अगर एक नाम सबसे ज़्यादा था तो वो आसिफ इकबाल तन्हा का था। लेकिन आज हमारे साथ खड़े हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जिनकी अगर हम देखें तो उम्मीद ये की जाती है कि हमको इंसाफ, लोग कहते हैं नहीं मिला। क्या इंसाफ मिला और बाकी लोगों के लिए रहेगा ऐसा? क्योंकि आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता है ऐसा एग्जाम्पल। देखिए, इंसाफ क्या है कि डिले हुआ और वो रेगुलर डिले होते चला जा रहा है। और जब आप नाइंसाफ़ी से गुजर रहे होते हैं तो इंसाफ का मतलब ज़्यादा समझ में आता है। तो मुझे हम लोगों को उम्मीद होती है, हमारे जो भी साथी जेल में है या मैं भी जब जेल में था, तो इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा एहसास होता था कि जो है हमें जो है कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। और उसके लिए जो है बाहर जो लोग हैं, बाहर जो सिविल सोसाइटी है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो साथी हैं हमारे, वो तमाम लोग कोशिशें कर रहे हैं। जो हमारे लॉयर्स हैं वो रेगुलर जो है वो मेहनत कर रहे थे और उसका नतीजा ये निकला कि मुझे इंसाफ मिला। ठीक इसी तरह जो है हमारे अभी जो साथी हैं वो भी इंसाफ के इंतज़ार में हैं, मुंतज़िर हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि आज हम प्रेस क्लब में भी हैं इस वजह से हैं क्योंकि खालिद सैफी के 2 साल हो चुके हैं अरेस्टिंग के। तो अब ऐसे उनके इंसाफ के लिए हम लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं और ये उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है पूरा, उसमें एक स्लो प्रोसेस है, उसको तेज़ करने की ज़रूरत है। अगर वो तेज़ हुआ तो यकीनन जो है जल्द ही हम इंसाफ तमाम लोगों को मिलेगा। और इंसाफ का बिल्कुल मतलब हम समझ में आता है और इंसाफ जिस तरह से हम लोगों को मिलना चाहिए, फ़िलहाल अभी उसमें पूरी तरीके से तो नहीं मिल सका है और कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ मिले। जब तक तमाम लोग जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं और उन लोगों को जो है वो कैद में नहीं रखा जाता है जिन्होंने वायलेंस किया, जिन्होंने जज्बात को उभारा, जिन्होंने जो है नफ़रत फैलाई, जब तक उन लोगों को जो है सज़ा नहीं होता तब तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होता। अच्छा आसिफ, एक चीज़ और ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, वो वक्त जो बीता था वो किस तरह से आपका जेल में, और दूसरा जो चार्जेस आप पर थे, कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से देखा, समझा और जो सबूतों का अभाव था वो जाहिर की, फटकार भी लगाई दिल्ली पुलिस को, इस पर क्या आपको कहना है? देखिए, बिल्कुल जो है वो कहीं ना कहीं जब हम जेल में थे तो जब जेल में थे तो आपको मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया जाता है। मेरे साथ इसलिए ज़्यादा फिज़िकली टॉर्चर किया गया क्योंकि मैं एज में बहुत कम था, मैं सबसे छोटा था। मुझे जो है हम ग्राउंड पे काम ज़रूर कर रहे थे, रेगुलर कई सारे आंदोलन का पार्ट रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा मीडिया में नहीं थे, इतना ज़्यादा पब्लिक में नहीं थे। तो इसकी वजह से मुझे जो है फिज़िकली बहुत टॉर्चर किया गया, मेंटली बहुत टॉर्चर किया जेल के अंदर। तो शुरुआती दिनों में तो हालात जेल के वैसे भी कोविड का समय था, लोग जो है दवाइयों के लिए, खाने के लिए, इलाज के लिए, जो है वो रहने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इस तरह की मुश्किलात थे जिसको हमने सामना किया।
और उसके बाद जो है वक्त जैसे जैसे जेल में गुजरता है वैसे वैसे चीज़ें जो हैं वो हालात जो हैं वो ठीक होते जाती हैं। लेकिन जेल तो जेल ही है। जेल जितना अच्छा भी बना दिया जाए लेकिन आप हमेशा जो है मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे और वो तमाम लोग रहते हैं। और उनसे ज़्यादा ये होता है। चार्जेस क्या आपके ऊपर फ्रेम किए गए थे? चार्जेस UAPA, पहले तो मुझे जामिया वायलेंस के जो केस है उसमें अरेस्ट किया गया और उसके बाद जामिया वायलेंस के केस में अरेस्ट करने के बाद उसमें ये रहा कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे बेल मिल जाएगी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो बेल एप्लीकेशन जैसे ही जामिया वायलेंस में कोर्ट में मूव हुआ, स्पेशल सेल ने मुझे दिल्ली राइट कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट कर लिए और अरेस्ट करने के बाद जो है मुझे 7 दिन के PC रिमांड में रखा गया। फिर मुझे जेल में रखा गया, 13 महीने तक जेल गए और उसके बाद जेल में रहने के बाद जो है 13 महीने के बाद जो है हमें बेल मिली और बेल जो मिला वो UAPA के तहत जो है हमें गिरफ्तार किया गया था। इस वजह से इतना वक्त लगा। और UAPA में जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का वो एक ऐतिहासिक जजमेंट है, एक पावरफुल जजमेंट है और एक मतलब कि ऐसा लगता है कि अभी भी जजमेंट को देखने के बाद इंसाफ कहीं ना कहीं बाकी है। तो वो एक जजमेंट आया जो इसकी बुनियाद पे जो है आज हम बाहर हैं। जो चार्जेस हमारे ऊपर, जो एलिगेशन हम पे लगे हुए थे, वो तमाम एलिगेशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो खारिज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट करना जो है, सड़कों पे उतरना जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गलत नहीं है। अधिकार की लड़ाई लड़ना जो है वो संवैधानिक अधिकार भी हाई कोर्ट ने कहा। आपके साथ में दिव्यांगना नताशा वगैरह का भी सेम मामला हुआ और उनको भी बेल आपके साथ साथ लगभग आगे पीछे हुई। अब आपको क्या लगता है तो या चाहे मिरान हैदर हो या चाहे खालिद सैफी हो, शफाउर रहमान हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आगे हो सकेगा उनके लिए? हाँ, देखिए हम लोग लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तमाम लोगों का बेल जो है वो कोर्ट में लगा हुआ है। कुछ साथियों का जो बेल ऑर्डर जो है वो रिजर्व है निचली अदालत में, कलकत्ता कोर्ट में। तो हम लोग इंतज़ार में हैं कि जिस तरह से जो जजमेंट हमारा है, अगर उस जजमेंट को जो है नज़ीर बनाया जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो तमाम लोग जो है वो बाहर आएंगे। क्योंकि साफ है सबका एक ही मतलब कि एक ही तरह के एलिगेशन है सबके पर। UAPA लगा हुआ है, सेम धारा UAPA के लगे हुए हैं, सेम चार्जेस है। तो अगर उस बिहाफ पे आप देखेंगे तो तमाम लोग जो है वो बाहर आएंगे। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लीगल लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। जो भी लॉयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, अलग अलग मतलब कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लॉयर हैं, वो तमाम लोग मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो है इंतज़ार में है कि जल्दी जो है एक बेहतर डिसीजन हम लोगों हमारे साथियों के हक में आएगा। लाखों पेजेस की जो चार्जशीट पुलिस फाइल कर रही है, बार बार उसके ऊपर फटकार भी पड़ रही है। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको ये भी कहा गया, इस हद तक अदालत ने सजा दी कि अपनी तनख्वाह में से इतना हिस्सा उनको दें कि जिनको आपने कसूरवार बना करके आगे पेश किया, जो झूठ निकला। देखिए स्टोरी जनरेट किया गया, वो चार्जशीट जो है ना वो जनरेट स्टोरी पे है। वो प्रेशर लोगों को प्रेशर बना के उनसे जो है वो आप स्टेटमेंट ले रहे हैं, उनको प्रेशर बना के जो है आप स्टोरी उनसे निकलवा रहे हैं। किसका प्रेशर लग रहा है आसिफ इकबाल? देखिए क्लियर है, साफ है चीज़ें कि जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है लोगों को पुलिस को ये जो है संरक्षण दे रही है, पुलिस को जो है ये सपोर्ट दे रही है, ये पावर दे रही है कि जो है देश के वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो सच दिखाते हैं और वो एक्टिविस्ट हैं जो अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों के आवाज़ों को दबाने के लिए, डिसेंट की आवाज़ों को दबाने के लिए जो है सबसे बेहतर तरीका यह है, गवर्नमेंट ये पुलिस को ये पावर दे रखी है कि जो लोग ऐसे लोग हैं उनको उठाओ और जेल में डाल दो। दिल्ली राइट्स में जितने लोग आप देखेंगे तमाम लोग समाज के लिए काम कर रहे थे। खालिद सैफी हो, इसरत जहाँ हो, उमर खालिद हो, शर्जिल इमाम हो, जितने लोग हैं वो तमाम लोग जो है कोशिशें कर रहे थे सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक इसी तरह जब आप सिद्दीक कप्पन को देखेंगे, आप भीमे कोरेगांव का पूरा केसेस देख लें तो वो तमाम लोग बोलने वाले लोग हैं। वो तमाम लोग जो है जो अधिकार है, उस जो संविधान जिसके अधिकार देता है उसका जब हनन होता है तो उसके अगेंस्ट में वो आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, सरकार की नीतियों के अगेंस्ट जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। ऐसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं टारगेट करके उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको जेलों में रखा जा रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, कपिल मिश्रा, रागनी तिवारी, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा, ये सब बाहर और आप सब अंदर। देखिए यही दोहरा मतलब कि दिख रहा है जो चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। दंगे किस वजह से हुई कि अनुराग ठाकुर आते हैं, बयान दे देते हैं, ठीक है, गोली मारो सालों को। इसी तरह जो है कपिल मिश्रा आता है और ये कहता है कि अगर ये नहीं हटे तो जो है इन सबको मारेंगे। इसी तरह रागनी तिवारी जो है वो जो है अजीब टिप्पणी करती हैं और जो है कमेंट्स करते हैं। हमने दिखाया वो, हाँ, हिंदू जो हमारे भाई हैं उनको भारती है, उनके दरमियान उनके दिलों में जो है नफरत भरती है और उसके बाद जो है एक इतना बड़ा हादसा होता है और इस हादसे में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो मुसलमानों का होता है और जिसका आज 2 साल हो चुके हैं और उसके लिए हम लोग जो है वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं। अभी ज़फ़रुल इस्लाम साहब भी की जो रिपोर्ट आई थी माइनॉरिटी कमीशन से, उन्होंने ये बात कहा था कि क्या नाम है, जब तक जो है इन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होती है तब तक जो है वो इंसाफ
मुकम्मल नहीं होगा। तो इंसाफ तभी मुकम्मल होगा जब ऐसे लोगों का, जिनका आपने नाम लिया, कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, रागिनी तिवारी हो, जब तक इन लोगों का के खिलाफ एक्शन नहीं होता है तब तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के। आप लोग हमारे साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।